हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 मानव एक संसाधन पढ़ने वाले हैं। पीछे वाले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था जो बिहार के एक गांव की कहानी था। उसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाया है ताकि उस चैप्टर में आपका कोई भी टॉपिक ना छूटे। ठीक उसी तरीके से आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, पूरे लाइन बाय लाइन को पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे ताकि इस वीडियो के एंड में जो भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, इस चैप्टर में वो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यदि आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप इस चैप्टर को इजी तरीके से सोल्व कर पाएंगे। कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो आप सभी बने रहिए और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। इससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन, तो उसको आप अच्छे से सोल्व कर पाइए। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मानव एक संसाधन कैसे है, मानव संसाधन क्या है, क्या यह भूमि अथवा श्रम के समान संसाधन है या उससे अधिक है। ये चीज आपको इस देखिए यहाँ पे आपको दो बच्चे के बीच में बताया गया है। एक लड़की और एक बच्चा आपस में पूछता है, तो लड़की बोलती है कि मानव संसाधन क्या है, यह भूमि अथवा श्रम के समान है। तो लड़का यहाँ पे बोलता है यह उससे भी अधिक है। तो कैसे अधिक है? फिर उसके बाद कहता है कि मानव पूंजी क्या है। लड़की पूछती है मानव पूंजी क्या है, तो लड़का भी कहता है कि यह उससे भी अधिक है। लड़की कहती क्या यह रुपया पैसा अथवा डॉलर के समान है, तो लड़का जवाब देता है कि यह रुपया पैसा से भी अधिक उपयोगी है और अधिक ज्यादा गुणवान है, या कह सकते ज्यादा वैल्यूएबल है। अब चलिए कैसे है इस चीज को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखिए यहाँ पे परिचय दिया है कि मनुष्य की क्या पहचान है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका जो न्यूनतम आवश्यकता है वो रोटी कपड़ा मकान है। और इसके साथ साथ दो चीज और जुड़ चुका है, एक तो आपका स्वास्थ्य और दूसरा आपका शिक्षा। यदि स्वास्थ्य और शिक्षा नहीं हो तो मनुष्य एक प्राणी, सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता आज के समय में। पिछले अध्याय में हमने गांव की एक कहानी में के माध्यम से हमने उत्पादन के साधनों का अध्ययन किया था। उन साधनों में से एक साधन साहस भी था। साहस उत्पादन का एक सक्रिय साधन के रूप में माना जाता है और यह साहस कोई निर्जीव चीज नहीं बल्कि सजीव होता है। और सजीव की बात करें तो वो मानव ही होता है जो साहस के रूप में काम करता है। और साहस क्या है इसको हम चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, आप उस वीडियो को देखिए। इस वीडियो के लिंक, इस वीडियो में उसका लिंक दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसलिए मानव ही उत्पादन का मूल सूत्रधार है, यानी मानव के द्वारा ही आप उत्पादन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं, अन्यथा आप उत्पादन की क्रिया को नहीं बढ़ा सकते हैं। जिस प्रकार बिना चाबी के ताला नहीं खोला जा सकता, उसी प्रकार बिना मानव के उत्पादन क्रिया या विकास कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सकता। उत्पादन की क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मानव को संसाधन के रूप में जाना गया है। आप ये वाले पूरे के पूरे पॉइंट को, यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए कि उत्पादन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मानव को संसाधन के रूप में जाना गया है। इस संसाधन को मानवीय पूंजी के रूप में भी हम जान सकते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि मानवीय पूंजी क्या है, तो आप यहाँ से इसका जवाब दे सकते हैं। अर्थात मानव ही समस्त संसाधनों में सर्वोपरि है। वर्तमान में मानवीय संसाधन को मानवीय पूंजी कहा जाता है। आप ये भी पॉइंट को नोट करेंगे कि वर्तमान में जो मानवीय संसाधन है उसी को मानवीय पूंजी कहा जाता है, क्योंकि यह उत्पादन की क्रिया का प्रमुख अंग अथवा स्रोत है। ठीक है, तो आप इतने पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। अब चलते हैं कि क्या उद्देश्य रहा है मानव को संसाधन बनाने में और क्या मानव संसाधन मिलकर के उत्पादन की क्रिया में किस तरीके से सहयोग देता है, किस तरीके से मानव संसाधन का उपयोग किया जाता है। आइए इसके उद्देश्य को देखते हैं। कहता है कि किसी देश के विकास के लिए समुचित रूप से संसाधन का प्रयोग होना चाहिए। संसाधन का अत्यधिक उपयोग हेतु मानवीय पूंजी का मजबूत होना आवश्यक है। मानवीय पूंजी में मुख्यतः भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य,
शिक्षा, प्रशिक्षण, सूचना तकनीक एवं प्रबंधन इत्यादि पर निर्भर करता है। यानी कहा जाता है यहाँ से कि इस पॉइंट को अगर समझे तो कहता है कि मानवीय पूंजी कब तैयार हो सकता है, जब आप मानव संसाधन को इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, तभी वो मानव आपके लिए संसाधन बनेगा, अन्यथा वो मानव संसाधन नहीं बनेगा। वह एक मिट्टी के पुतला या मिट्टी के बर्तन के जैसा रहेगा, उसमें कुछ ज्ञान नहीं रहेगा यदि ये सारे चीज उनमें उपलब्ध नहीं कराए गए तो। ठीक है, जबकि हमारे संसाधन हमारे भौतिक पूंजी की ओर इंगित करता है। इस आधार पर भौतिक एवं मानवीय पूंजी में अंतर देखा जा सकता है। अगर मानवीय पूंजी की बात करें तो ये सजीव और सक्रिय होता है, जबकि भौतिक पूंजी की बात करें तो वो निर्जीव एवं निष्क्रिय होता है। भौतिक पूंजी को उत्पादक और उसे सक्रिय करने में मानवीय पूंजी की अहम भूमिका होती है। तो अगर आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाए कि मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में अंतर लिखिए, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि मानव पूंजी सजीव और सक्रिय होता है, जबकि भौतिक पूंजी निर्जीव एवं निष्क्रिय होता है। भौतिक पूंजी को उत्पादक और उसे सक्रिय करने के लिए मानवीय पूंजी की अहम भूमिका होती है, जबकि मानवीय पूंजी को सक्रिय करने के लिए यहाँ पे निर्जीव जो भौतिक पूंजी है उसकी कोई योगदान नहीं होती, कोई अहम भूमिका नहीं होती है। तो इस तरीके से आप दोनों में डिफरेंस यहाँ पे लिख सकते हो। मनुष्य में जो छिपी हुई क्षमता है उसको प्रखर करने के लिए उसे मजबूत करना नितांत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से हम इस अध्याय में मानव पूंजी के विभिन्न आयामों पर विस्तृत प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। प्रस्तुत अध्याय के माध्यम से मानवीय पूंजी को कैसे समृद्ध किया जाए, इस पर हम लोग विस्तृत से चर्चा करेंगे। मानवीय पूंजी जितना समृद्ध होगा उतना ही उस देश एवं राज्य की प्रगति के साथ साथ मानव के जीवन स्तर उच्च स्तर का होगा। देखिए यहाँ पे कहता है कि यदि मानवीय पूंजी को आप समृद्ध नहीं बनाते हैं, मानवीय पूंजी को आप अच्छे से प्रशिक्षण नहीं देते हैं, मानवीय पूंजी को आप अच्छे तरीके से तैयार नहीं करते हैं, तो आपके लिए वो हानि है। यदि आप उसे समृद्ध बनाते हैं तो आप जिस देश में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, उस राज्य की प्रगति निश्चित है और उस राज्य के जो मानव का जीवन होगा, जीवन स्तर होगा, वह सभी अन्य राज्यों के जीवन स्तर से ऊंचा होगा। और इस चीज को आप भांप सकते हैं कि आज अमेरिका अपने जीवन स्तर से ऊंचा क्यों उठा हुआ है, क्योंकि वहां पे जो मानवीय पूंजी है, जो मानव संसाधन है, उनको अच्छे तरीके से प्रशिक्षित किया जा चुका है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। अब आइए मानव एक संसाधन के रूप में कैसे, यहाँ बहुत सारे फिगर दिखाए गए हैं। कुछ में इस फिगर में आप देखिए तो ये फिगर में ये व्यक्ति डॉक्टर है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने प्रयोगशाला में कुछ प्रयोगी कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे ये आदमी कुछ बोलना चाह रहा है और यहाँ पे ये कोई खिलाड़ी है। ठीक है, तो इन सभी का क्या, इन सभी का अगर हम संसाधन के रूप में देखें तो सभी का अलग अलग योगदान है। इसे प्रशिक्षित करके क्या बनाया गया, डॉक्टर बनाने के लिए इसे क्या किया गया, अच्छा पढ़ाई, अच्छा भोजन, अच्छा प्रशिक्षण दिया गया ताकि ये मनुष्य का संसाधन बन सके और ये मानवीय संसाधन बन के ये हमारी जो प्रकृति है या कह सकते हैं हमारे जो जीवन है उसमें ये चार चांद लगा सके। यहाँ पे ये बच्चे को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि ये आगे चलकर भविष्य में ऐसे ऐसी चीजों का खोज करे जो हमारे जीवन को जीने में आसान बना दे। ठीक है, तो ये सारे चीज मानव संसाधन के रूप में है और इन्हें देख सकते हैं कि कैसे हमारे जीवन में इन सभी का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। अब चलिए आगे के पॉइंट्स में देखते हैं और समझते हैं कि जो मनुष्य संसाधन है उसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि मनुष्य संसाधन के रूप में का अर्थ है कि देश की कार्यशील जनसंख्या का कौशल और योग्यताएं। यदि मनुष्य संसाधन में अगर कार्यशील हैं तो वहाँ की जो जनसंख्या है उसको वो कौशल और योग्यताएं बना देंगी, जबकि व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादक से सृजन में अधिक योगदान करने की दृष्टि से योग्यताएं एवं कौशल प्राप्त कर लेते हैं।
तो वे संसाधन बन जाते हैं। यानी जब व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादक के लिए क्या करते हैं, सृजन में अधिक जो योगदान देते हैं और उनके लिए क्या किया जाता है, योग्यता मिलती है और उनके लिए कुछ कौशल प्राप्त करते हैं, तो वो संसाधन बनते हैं। अर्थात जब किसी व्यक्ति में शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के रूप में निवेश किया जाता है तो वह प्रशिक्षण, दक्षता एवं कौशल हासिल कर लेता है, तो वह व्यक्ति राष्ट्र की संपत्ति बन जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि राष्ट्र की संपत्ति कौन व्यक्ति बन सकता है, तो वैसे व्यक्ति राष्ट्र का व्यक्ति बन सकते हैं, राष्ट्र का संपत्ति बन सकते हैं जिनमें शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, प्रशिक्षण हो और उसके साथ प्रशिक्षण की जो दक्षता है, कौशल है, वो पूरे तरीके से हासिल कर ले, तो वह व्यक्ति राष्ट्र की संपत्ति मानी जाती है। ऐसी स्थिति में वो संसाधन रूप में परिवर्तित हो जाता है। वास्तव में अशिक्षित, अप्रशिक्षित, अज्ञानी, अकुशल एवं अस्वस्थ तथा कमजोर व्यक्ति की अपेक्षा शिक्षित, प्रशिक्षित, कुशल, ज्ञानी एवं विशिष्टता प्राप्त व्यक्ति की उत्पादकता अधिक होती है और अर्थव्यवस्था की चतुर्मुखी विकास में इनका योगदान होता है। यानी कहने का मतलब, अगर जिन लोगों के पास शिक्षा है, ज्ञान है, उनके पास कार्य कुशलता है, तो वही अपने देश के लिए राष्ट्र हित में संपत्ति बन सकते हैं, संसाधन बन सकते हैं। लेकिन अगर जो मनुष्य के पास अशिक्षित है, उनके पास प्रशिक्षण नहीं है, अज्ञानी है, अकुशल है, अस्वस्थ है, कमजोर है, तो ऐसे व्यक्ति राष्ट्र के उत्पादकता को बढ़ा नहीं सकते, राष्ट्र की वो संपदा हो नहीं सकते, वो केवल और केवल एक मिट्टी के मूर्त के समान है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ आपको दिया गया है। बच्चों, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम एक महत्वपूर्ण संसाधन हो जिसे शिक्षा प्रदान कर एक महत्वपूर्ण मानवीय पूंजी के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। इस शिक्षा के द्वारा तुम देश के उत्पादन क्षमता के केंद्र में रहोगे। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक या शिक्षक के रूप में एक महत्वपूर्ण संसाधन का अंग बनकर देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाओगे। ये आपसे प्रश्न पूछता है या ये आपको सलाह देता है कि क्या आप लोग भी संसाधन हैं? तो हाँ, हम लोग भी संसाधन है और हम लोगों को जो पढ़ाई की नॉलेज दी जा रही है, जो शिक्षा दी जा रही है, इसे पढ़ करके हम डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक बन सकते हैं और इसके साथ ही हम अपने देश के विकास में चार चांद लगा सकते हैं। ठीक है, अब आइए उदाहरण के रूप में देखें कि जिस प्रकार एक देश अपने भौतिक संसाधनों को कारखाने के माध्यम से भौतिक पूंजी में परिवर्तित कर देता है, उसी प्रकार छात्र रूपी मानव संसाधन को अभियंता, डॉक्टर, शिक्षक, वकील इत्यादि के रूपों में परिवर्तित कर देता है। अर्थात मानव को संसाधन के रूप में परिवर्तित करने के लिए उसमें निवेश की आवश्यकता पड़ती है। निवेश के रूप में आप देख सकते हैं क्या क्या निवेश किया जा सकता है। तो भोजन को निवेश किया जा सकता है, आवास को किया जा सकता है, वस्त्र को किया जा सकता है, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के रूप में उनमें निवेश किया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है यहाँ पे कि मानव संसाधन में क्या निवेश करने की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो इन ऑप्शंस में आपको सभी ऑप्शंस को ध्यान रखने हैं और इन्हीं में से चार ऑप्शन दिए, मतलब 3 ऑप्शन दे दिया जाएगा और एक दूसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में कौन ऐसा निवेश है जो मानव संसाधन के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, आप उसको देख करके अपने तरीके से उसका आंसर कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चित्र में हम लोग देखते हैं कि मानव को शिक्षा एवं प्रशिक्षण के द्वारा संसाधन के रूप में कैसे देखा जा सकता है। तो आप देख पा रहे हैं यह मानव पूंजी है। ठीक है, ये क्या है, मानव पूंजी है और यहाँ पे इसको पहले क्या किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और पढ़ाने के बाद इसे क्या किया जा रहा है, डॉक्टर बनाया गया। अब जैसे ही ये डॉक्टर बना तो ये एक संपदा बन गया, संसाधन बन गया। ये दूसरे मरीज के लिए क्या बन गया, यह एक संसाधन बना ताकि उसकी बीमारी को ठीक कर सके। ठीक उसी तरीके से नीचे देखिए पढ़ करके या उनको प्रशिक्षण अच्छा दे करके दर्जी का काम कर रहा है, ये यहाँ पे कोई बिजली का काम कर रहा है। तो इन सभी चीजों से देखा जाता है तो ये समझिए कि यह संसाधन कब बनता है, जब इसमें उचित निवेश किया जाता है तो ये संसाधन के रूप में उभर करके आता है। अब चलिए हम लोग भौतिक और मानवीय पूंजी को समझते हैं। तो अभी तक हम लोग बच्चे समझे कि मानव संसाधन क्या होता है, उसके महत्व को हम लोग समझ चुके हैं। मानव पूंजी भौतिक पूंजी से किस प्रकार भिन्न है, अब हम इसे जानने का प्रयास करेंगे।
भौतिक पूंजी एवं मानव पूंजी दोनों ही निवेश का परिणाम है, परंतु दोनों के बीच कुछ अंतर है। इनमें से इस प्रकार से कुछ अंतर दिखाए गए हैं, तो आइए इन अंतर को पहले देखते हैं। एक तरफ भौतिक पूंजी लिखा गया है और एक तरफ मानवीय पूंजी, यानी कि आपका फिजिकल कैपिटल्स है और ये यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल्स है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि मानवीय और भौतिक पूंजी में अंतर करें, तो आप इसको नोट कीजिए अपने नोटबुक पे वीडियो पॉज करके और इसको आप ध्यान रखिएगा। तो भौतिक पूंजी किसे कहेंगे? तो भौतिक पूंजी सबसे पहले ये उत्पादन का निष्क्रिय साधन। निष्क्रिय साधन कहने का मतलब इससे साधन में कोई क्रिया नहीं हो सकती है, जबकि अगर मानवीय पूंजी की बात करें तो ये उत्पादन का सक्रिय साधन है। यदि मानव को लगा दिया, मानवीय पूंजी में निवेश कर दिया जाएगा तो ये साधन को और आगे बढ़ा सकता है। जबकि अगर भौतिक पूंजी की बात करें तो ये मूर्त होती है, जिसे बाजार में ले जाया जा सकता है। जबकि मानवीय जो पूंजी होती है ये अमूर्त होती है, जिसे बाजार में नहीं बेचा जा सकता, केवल मानवीय पूंजी की सेवाओं को खरीदा या बेचा जा सकता है। कहने का मतलब भौतिक पूंजी को आप मार्केट में ले जा करके बेच सकते हैं 10 रुपए केजी, 50 रुपए केजी, 100 रुपए केजी, लेकिन जो मानवीय पूंजी है उसको आप बाजार में नहीं बेच सकते हैं, बल्कि मानवीय पूंजी के द्वारा जो सेवाओं को जारी किया गया है या जो सेवाएं दी गई है उनको आप बाजार में खरीद या बेच सकते हैं। जैसे कि मानवीय पूंजी झाड़ू बनाया, मानवीय पूंजी पेन बनाया, तो आप इसको मार्केट में ले जाके बेच सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मानवीय पूंजी को आप नहीं बेच सकते। अब यहाँ पे भौतिक पूंजी की बात करें तो भौतिक पूंजी में क्या होता है, जो इनके स्वामी होते हैं, ओनर होते हैं, वो अलग अलग किया जा सकता है, लेकिन मानवीय पूंजी में जो इसके स्वामी होते हैं उनको अलग नहीं कर सकते हैं। भौतिक पूंजी देश के अंदर पूर्णतः गतिशील होता है, जबकि मानवीय पूंजी जो होता है वो गतिशील नहीं होती है, यह राष्ट्रीयता तथा संस्कृति से बाधित होती है। भौतिक पूंजी में समय के साथ लगातार प्रयोग होने के कारण इसमें ह्रास हो जाती है, यानी इसकी कमी हो जाती है, जबकि मानवीय पूंजी में उम्र बढ़ने के साथ इसमें ह्रास हो सकता है, लेकिन शिक्षा तथा स्वास्थ्य में लगातार निवेश से इसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। कहने का मतलब जैसे जैसे मनुष्य का या मानव का उम्र बढ़ता जाएगा तो उसमें जो मानवीय पूंजी की क्षमता वो बर्बाद हो सकती है, लेकिन यदि इनके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाए, शिक्षा की व्यवस्था की जाए, तो ये इसकी जो क्षतिपूर्ति है उसको रोका जा सकता है, लेकिन भौतिक पूंजी को रोका नहीं जा सकता है, ठीक है। भौतिक पूंजी से इसके स्वामी को निजी लाभ होता है, जबकि मानवीय पूंजी से इसके निजी स्वामी को लाभ नहीं होता, लाभ भी होता है तथा साथ ही समाज को सामाजिक लाभ भी होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस देख लिए हम लोग, भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी। अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन मिले तो आप इसको एकदम धड़ाधड़ से लिख दीजिए। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला पॉइंट्स कहता है कि मानवीय जो पूंजी है उनके निर्माण तथा अथवा मानवीय साधनों का विकास कैसे करेंगे। तो चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं कि मानव का संसाधन के रूप में परिवर्तन शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, सूचना, तकनीक इत्यादि के द्वारा किया जा सकता है। पूंजी के दो रूप होते हैं, एक आपका भौतिक पूंजी होता है और सेकंड आपका मानव पूंजी होता है। आप इसको नोट कर लेंगे कि पूंजी के कितने रूप हैं, तो पूंजी के दो रूप हैं, एक आपका भौतिक पूंजी, सेकंड आपका मानव पूंजी। उत्पादन बढ़ाने के लिए जब मशीन, औजार, उपकरण, फैक्ट्री की इमारतें, कच्चे माल इत्यादि का जब उपयोग किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक पूंजी कहते हैं। तो आप यहाँ से ये पूरे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, ताकि आपको से जब डिफिनेशन पूछा जाए भौतिक पूंजी का तो आप इस चीज को दे सकेंगे। परंतु जब ज्ञान कौशल के द्वारा मनुष्य का उपयोग किया जाता है तो ऐसे पूंजी को मानवीय पूंजी कहते हैं। आप पूरी चीज को नोट कर लेंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा कि मानव पूंजी क्या होता है, तो आप वहां पे जवाब देंगे कि जब ज्ञान कौशल के द्वारा मनुष्य का उपयोग किया जाता है तो ऐसे पूंजी को या ऐसे मानव को मानव पूंजी कहते हैं। लेकिन अगर भौतिक पूंजी की बात करें तो इसमें मशीन, औजार के साथ साथ फैक्ट्री, इमारत, कच्चे माल का यदि उपयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए जब किया जाए तो ऐसे पूंजी को भौतिक पूंजी के नाम से जानते हैं। तो आप समझ पाए होंगे। अब यहाँ पे भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी के कुछ स्रोत हैं, तो आइए इन स्रोतों को देख लें। तो मानव पूंजी के स्रोत सबसे फर्स्ट में आपको मिलेगा भोजन, फिर उसके बाद वस्त्र मिलेगा, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, सूचना, तकनीक एवं प्रबंधन। ये सभी मानव
पूंजी के स्रोत हैं। अब बारी बारी से देखते हैं कि भोजन से मानव पूंजी को कैसे सहायता मिलती है। तो कहता है कि मनुष्य को जीवित एवं स्वस्थ रखने के लिए शरीर को भोजन देना आवश्यक होता है। जब मनुष्य भूखा होगा तो वह पेट भरने की चिंता के अतिरिक्त अन्य मानसिक स्तर की क्रिया नहीं कर सकेगा। अतः भोजन मानव संसाधन की एक प्रमुख आवश्यकता है। आप समझ पाए होंगे कि जब आपको भूख लगा हुआ होता है तो आप पढ़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो माइंडसेट रहता है वो भोजन की तरफ ज्यादा रहता है और पढ़ाई की तरफ कम होता है, और इसी के वजह से आप पढ़ नहीं पाते। तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है? मानव पूंजी के स्रोत। ठीक है, अब आइए हम लोग वस्त्र के बारे में जान लें। तो कहता है कि जब मनुष्य को भोजन की पूर्ति हो जाती है तो वह शरीर ढकने हेतु कपड़े, जिसको वस्त्र भी कहते हैं, वो वस्त्र की मांग करता है। मनुष्य के लिए वस्त्र भारत जैसे बदलते मौसम वाले देश में भी एक आवश्यक मांग है। यह एक अलग बात है कि ठंडी जगह में अधिक वस्त्र और गर्म अथवा सामान्य मौसम की जगह में कम वस्त्र की आवश्यकता होती है। तो एक चीज यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए दिया है कि वस्त्र हमें क्यों चाहिए और वस्त्र मानव पूंजी के लिए कैसे उपयोगी है। ठीक है, अब आइए आवास को जानते हैं। आवास क्या है? तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि मनुष्य का जो तीसरी अनिवार्य मांग है वो आपका सर छिपाने के लिए आवास है, अर्थात जिसको हम घर कहते हैं, जिसमें मनुष्य अपने आप को बदलते समय में सुरक्षित रख पाता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। आप ये वाले पॉइंट्स को नोट कर लेंगे कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जब मनुष्य अच्छा स्वास्थ्य की है तो उसकी सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है, और उसमें खर्च यानी जो व्यय है उसकी बढ़ोतरी करना मानव को एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में परिवर्तित कर देना है। एक स्वस्थ व्यक्ति अन्य समान व्यक्ति की अपेक्षा निश्चित रूप से काम अच्छा करता है और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंततः स्वस्थ पर व्यय मानव पूंजी के निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी यहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर के बात करी गई है और आपको समझाया गया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति से कैसे काम अधिक कर सकता है, कैसे वो काम को मेंटेन कर सकता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि मानव पूंजी में इन सारी चीजों की व्यवस्था करके उसके जो क्रिया है उसको और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। अब आइए हम लोग शिक्षा की बात कर लेते हैं। तो शिक्षा कहता है कि मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि शिक्षा वह माध्यम है जिसे व्यक्ति मानव पूंजी के रूप में समृद्ध पाता है। इसलिए व्यक्ति अपने विकास और देश के विकास को बढ़ाने के लिए शिक्षा पर व्यय करता है। यदि आपके पास शिक्षा नहीं हो, यदि आप पढ़े लिखे नहीं हो, तो आप किसी भी काम को कैसे कर पाएंगे बिना पढ़े लिखे? और आज के इस डिजिटल इंडिया में आप कैसे कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे ना। तो इसके लिए शिक्षा पर व्यय करना, शिक्षा पर खर्च करना बहुत जरूरी होता है। और जिस प्रकार कंपनियां एक निश्चित लाभ को प्राप्त करने के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय करती है, उसी प्रकार शिक्षा मानवीय पूंजी की क्षमता को बढ़ाकर अधिक उत्पादक बना देता है। यानी जिस तरीके से कोई कंपनी अपने वस्तु को लाभ कमाने के लिए क्या करता है, जो वस्तु है उसमें पूंजी का व्यय करता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य जो मानवीय पूंजी है उसमें भी शिक्षा की जो शिक्षा को बढ़ा करके उसे अधिक उत्पादक बना सकता है, यदि आप शिक्षा का अच्छा से संचार करते हैं। तो अब चलिए जो नोबेल पुरस्कार विजेता है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, उन्होंने कहा है कि शिक्षा को मानव पूंजी के रूप में समृद्ध करने के लिए प्राथमिक शिक्षा को नागरिक का मूल अधिकार बनाने पर जोर दिया जाए। यानी इन्होंने मूल अधिकार में शिक्षा शब्द को जोड़ा और कहा कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मानव को एक समृद्ध बनाने के लिए इन्हें शिक्षा देनी जरूरी है। और विगत वर्षों के आर्थिक विकास के बाद भी भारत में शिक्षितों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो सकी है। अगर उसकी हम लोग तालिका देखें तो इस तरीके से तालिका है। 1951 में कुल टोटल व्यक्ति की बात करें तो ये 18.3 था, जिसमें से 27.2 पुरुष था और 8.9 महिला थी। अगर वही 2001 की बात करें तो इसमें थोड़ा सा वृद्धि आई, जिसमें 54.2% महिलाओं को देखी गई और पुरुषों को 75.9।
ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे हमारे जो साक्षरता है उसमें सुधार आ रही है। ठीक है। अब उपयुक्त सारणी रेखा से यह स्पष्ट हो जाता है कि देश की जो साक्षरता दर है उसमें प्रति दशक वृद्धि हुई है, फिर भी महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक साक्षरता रही है, यानी महिलाओं की जो साक्षरता दर रही है वो बिल्कुल कम रही है पुरुषों की अपेक्षा। यह तथ्य महिलाओं के प्रति पिछड़ी विचारधारा को परिलक्षित करता है। भारत में पुरुषों और महिलाओं में अत्यधिक शिक्षा प्रसार के लिए हम सबों को संकल्प लेना चाहिए, ताकि पुरुष और महिला दोनों अपने जो देश के हित में, संसाधन बनाने के हित में वो अपना सर्वोच्च जो योगदान होता है उसको वो दे सके। अब यहाँ पे देखिए रेशम कीट पालन कार्यक्रम में कुछ अधिकारी प्रशिक्षण इन सबों को दे रहे हैं। तो ये क्या है? एक शिक्षा है ताकि मनुष्य आप आगे चल करके संसाधन का निर्माण अच्छे तरीके से कर सके। अब चलिए हम लोग प्रशिक्षण की बात कर लेते हैं। तो कहता है कि शिक्षा के द्वारा हम सिर्फ किताबी ज्ञान बढ़ा पाते हैं, यानी शिक्षा जैसे कि अभी हम आप पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? किताबी ज्ञान। अगर इसी चीज को प्रैक्टिकली करते तो हमें क्या होता? प्रैक्टिकली तो समझ में आता ही, साथ में हमें किताब का भी ज्ञान होता था। इस ज्ञान को कौशलता के साथ जोड़ने के लिए मनुष्य को विशेष ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। जब किसी खास काम के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है तो उसे तकनीकी ज्ञान से जोड़ते हैं। आधुनिक युग में बढ़ते हुए मांग को देखते हुए प्रशिक्षण की आवश्यकता और बढ़ गई है, क्योंकि हमें विश्व के बाजारों के बीच अपने कुशल साबित करना है। देखिए यहाँ पे क्या बात करी गई है, जैसे कि आप IIT वगैरह ITI वगैरह करते हैं, आप कंप्यूटर कोर्स करते हैं, तो इन सबों चीज़ों में क्या आपको सिखाया जाता है? आपको वो सारे चीज सिखाए जाते हैं जो आगे चल करके आप उस पर काम कर सकें। ठीक है। अगर ये चीज नहीं दिया गया तो जो आज के युग में बढ़ते हुए जो मांग है आधुनिक युग में प्रशिक्षण की, वो हमारे बाजार में कम हो जाएगी। अगर हम लोगों के पास प्रशिक्षण नहीं रहेगी, कुशल साबित नहीं होंगे, तो हमारी जो मांग है वो कम हो जाएगी। अब आइए भारत में मानवीय पूंजी निर्माण तथा मानवीय संसाधनों के विकास किस तरीके से हो रहे हैं, इन पर भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो कहता है कि भारत की विकास योजनाओं का जो अंतिम उद्देश्य है वो मानवीय पूंजी निर्माण तथा मानवीय साधनों का विकास करना है, ताकि दीर्घकाल में आर्थिक सुधारों को सफल बनाया जा सके। देश के कुछ वर्षों में मानवीय संसाधनों के विकास में सराहनीय सफलता मिली है, जिसका पता जनसंख्या संबंधी बेहतर सूचकों, साक्षरता एवं शिक्षा के स्तर, स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर आदि से चलता है। वास्तव में जीने की औसत आयु, साक्षरता दर, जन्म तथा मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर आदि मानवीय विकास का सूचक हैं। तो इन सारे चीजों को आप नोट करेंगे ताकि आपसे पूछ लिया जाए कि मानवीय विकास के सूचक निम्न में कौन है, और ऑप्शन इन्हीं में से दे दिया जाए तो आप यहाँ पे बरगला सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। अब आगे बात करें तो ये मानवीय विकास के इन सूचकों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में मानवीय साधनों के विकास में प्रगति हुई है। इसे अग्रांकित तालिका में दिखलाया गया है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि मानवीय विकास के लिए मूल जो सूचक है वो कौन कौन से है। यहाँ पे जीने की औसत आयु दी है, साक्षरता दर दी है, फिर जन्म प्रति 1000 दिया, यानी 1000 में कितने जन्म ले रहे हैं। मृत्यु की बात करें तो ये प्रति 1000 की बात करी गई है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 की बात करी गई है। और ये सभी जो दिया गया है वो 1993 से लेकर के 1994 के बीच की जो घटनाएं हैं उनको यहाँ पे दिखाई गई है। और ये जो दिखाई गई है इधर इनके मूल्य पर जो आय है उस चीज को दिखाया गया है। ठीक है। तो ये सारे चीज आप देख सकते हैं मैप के माध्यम से। अब इस तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में जो योजना काल है उसको जीने की औसत आयु में वृद्धि हुई है, साक्षरता दर में भी वृद्धि हुई है, जन्म दर एवं मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर में रेट में इनकी कमी हुई है। अगर वही 1993-94 की बात करें तो इस पर आधारित जो प्रति व्यक्ति आय है इसमें भी वृद्धि हुई है। आंकड़े के अनुसार इस बात के सूचक हैं कि देश में मानवीय साधनों के विकास में सराहनीय प्रगति हुई है। भारत में शैक्षणिक अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित हैं जिनके द्वारा मानवीय पूंजी के अवयव को विकसित किया जाता है।
जिनमें से कुछ के संक्षिप्त शब्द दिए गए हैं, उनका नाम आपको ध्यान रखना है, और ये नाम इसलिए ध्यान रखना है कि इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे यूजीसी का मतलब क्या होता है, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। हिंदी में बात करें तो ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं यूजीसी का मतलब। आप सभी जो एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। अगर एससीईआरटी की बात करें तो इसको बोलते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको हिंदी में बात करें तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ICAR की बात करें तो इसको बोला जाता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ICMR की बात करें तो इसे कहा जाता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। ICSSR का मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद। तो इन सारी चीजों का शॉर्ट फॉर्म आप देख लिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको रट्टा मार लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन सोल्व करने में कोई परेशानी ना हो। अब चलिए हम लोग सूचना तकनीक को देखते हैं कि सूचना तकनीक कैसे वर्क कर रही है हमारे इस कंट्री में। तो देखिए, तो यहाँ पे कहता है कि आधुनिक युग में जो सूचना तकनीक है वो सूचना तकनीक का ही युग है। सूचना तकनीक मानव संसाधन को समृद्ध करने की पूंजी है। इसके आधार पर मनुष्य अपने अपने को ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि करता है तथा उसके तकलीफ के द्वारा उत्पादन में जो वृद्धि करता है वो सूचना तकनीक के कारण ही उत्पादन के क्षेत्र में सीमित पूंजी लगाकर भी मुनाफा बढ़ाने की तरकीब सीखने का मौका मिलता है। इस तकनीक के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान के लोगों को भी लाभान्वित कर सकते हैं। बिहार जैसे राज्य में ग्रामीण स्तर पर सूचना का लाभ लिया जा सकता है। यानी सूचना का तकनीक जो बात करी गई है ये सिर्फ इस तरीके पर बात करी गई है कि आप जब इंफॉर्मेशन एक दूसरे को देना होगा तो उसके लिए आपको एक परफेक्ट टाइम लेना पड़ता है, ठीक है। और उस कंडीशन में तो ये आप सूचना के तकनीक को अच्छे से समझ लिए होंगे। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग समझते हैं कि जो इंटरनेट की दुनिया है, प्रबंधन की तरीका है, वो कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ फिगर दिए गए हैं जिसमें दो बच्चे क्या कर रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से कुछ कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या प्रशिक्षण के तरीके हैं जिसमें आप प्रशिक्षित कर सकते हैं, शिक्षा अच्छे से दे सकते हैं ताकि बच्चे आगे चलकर अपने कार्य को अच्छे तरीके से ढंग से कर सकें। अब चलिए हम लोग प्रबंधन देखते हैं। कहता है कि शिक्षा के स्तर से प्रबंधन के स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब आप शिक्षा जैसे ही आपके पास हो गई तो आप वहां पे प्रबंध कीजिए, व्यवस्था कीजिए, और जब व्यवस्था कीजिएगा तो उसके स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। उत्पादन के समस्त साधनों को जब हम एक जगह एकत्रित कर अच्छे ढंग से प्रयोग करते हैं तो यह कुशल संगठन का परिचायक बनता है। अगर कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति ही कुशल संगठन का नेतृत्व कर सकता है और बुद्धि की कुशाग्रता प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है। यानी कुशाग्र बुद्धि वाला ही व्यक्ति क्या करेगा, कुशल संगठन का नेतृत्व करेगा और उस तरीके से वह बुद्धि की कुशाग्रता प्रशिक्षण से प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं जनसंख्या का, और आप सभी को पता है कि जनसंख्या मानव संसाधन के लिए क्या है और क्या नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो आप बने रहिए और समझिए और देखिए। कहता है कि जनसंख्या का अभिप्राय मनुष्य की आबादी से है। आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या क्या होता है तो हम बता सकते हैं कि हम लोगों के मनुष्य के क्या है, तो ये आबादी से बात करी गई है। जनसंख्या किसी भी राष्ट्र के लिए अमूल्य पूंजी है जो वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग करती है। यानी जनसंख्या क्या होता है, तो ये राष्ट्र के लिए क्या होता है, अमूल्य पूंजी होता है। इसकी कोई पूंजी नहीं है, मतलब कोई कीमत नहीं है, बहुत ज्यादा इसकी कीमत है। क्यों इसका ज्यादा कीमत है, क्योंकि ये सेवाओं का उत्पादन करता है और वो सेवाओं को बांटता है और साथ में वो जो सेवा है उसका उपभोग भी करता है, अर्थात देश के आर्थिक विकास में सहयोगी करती है। इसलिए जनसंख्या को साधन और साध्य भी माना जाता है। तो आप ये वाले पॉइंट्स को नोट करेंगे कि जनसंख्या को साधन और साध्य माना जाता है, लेकिन प्रत्येक चीज की वृद्धि की एक सीमा होती है और उसका उल्लंघन करना घातक होता है। यहाँ पे ये शब्द बात करी गई है कि जैसे आप जनसंख्या वृद्धि करते तो उसको एक लिमिट के रूप में आप जनसंख्या को बढ़ाइए, अन्यथा अगर आप लिमिट को पार करते हैं तो वो आपके लिए घातक बन सकता है। किसी देश के संसाधन वहाँ के आबादी के सापेक्ष होते हैं,
उसे एक अनुकूल या आदर्श जनसंख्या कह सकते हैं। परंतु विपरीत स्थिति में जब उपलब्ध संसाधन देश की जनसंख्या को संतुष्ट करने के लिए प्राप्त नहीं होते हैं तो इसे जनाधिक्य यानी अत्यधिक जनसंख्या कहते हैं। ध्यान रखेंगे, विपरीत स्थिति में यानी जब उपलब्ध संसाधन देश की जनसंख्या को संतुष्ट करने के लिए प्राप्त नहीं होते। आप यहां से नोट करेंगे कि जब उपलब्ध संसाधन देश की जनसंख्या को संतुष्ट करने के लिए प्राप्त नहीं होते हैं तो इसे जनाधिक्य यानी अत्यधिक जनसंख्या कहते हैं। जनाधिक्य की समस्या से कई राष्ट्र संक्रमित हैं, यानी कई ऐसे राष्ट्र हैं जहां पे जनसंख्या ज्यादा हो गई है, इसलिए उन्हें संक्रमित होना पड़ा है। परंतु अगर भारत की भी बात करें तो इसकी भी संज्ञा दी जा सकती है। भारत में भी जनाधिक्य बहुत ज्यादा हो चुका है, एक खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, जिसे जनसंख्या विस्फोट, ध्यान रखेंगे, जिसे जनसंख्या विस्फोट की संज्ञा से विभूषित किया जाता है। यानी जनसंख्या विस्फोट क्या है, तो ये जनसंख्या अधिक हो जाने की जो खतरनाक स्तर है उसको ये पार कर जाना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है, और भारत इस कगार पर स्थित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि देश में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या क्या क्या असर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे के पॉइंट्स में, और आगे के पॉइंट्स में देखते हैं कि किस तरीके से आंकड़े हैं और किस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे देश में जनसंख्या बढ़ रही है। तो कहता है कि आंकड़े गवाह है कि आबादी बेलगाम बेतहाशा एवं अनियंत्रित रूप से बढ़ती ही जा रही है। आजादी के समय भारत की जनसंख्या 33 करोड़ थी, जो तीव्र गति से बढ़कर के 2001 में 102 करोड़ हो गई। भारत की जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों पर की जाती है। आप ये भी पॉइंट को नोट करेंगे कि भारत की जनगणना कितने साल पर की जाती है। तो ऑप्शन में आपको 2, 4, 5, 6, 10 दिया रहेगा, तो आप उसको लिखेंगे कि भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतर्गत कितने वर्षों में की जाती है, तो 10 वर्षों पर की जाती है। ठीक है, अगर जनगणना की बात करें तो इस जनगणना में देखा जा सकता है कि 1901 में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो प्लस में 0.24 का हुआ। सबसे ज्यादा अगर 2001 में बात करें तो ये 18.01 यहाँ पे जनसंख्या में वृद्धि हुई, जिसको आप देख सकते हैं एक मैप के माध्यम से जनसंख्यिकीय चार्ट के अनुसार कि किस तरीके से यहाँ से ये इस तरीके से डेवलप कर गई जनसंख्या 2001 में। अगर अभी की जनसंख्या की बात करें 2021 की, तो ये 150 करोड़ हो चुका है हमारे देश भारत का जनसंख्या, क्योंकि इस समय ही 102 करोड़ हुआ था 2011 में। अगर जनगणना की बात करें तो इस समय 125 करोड़ अपनी जनसंख्या हो चुकी थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना तीव्र गति से बढ़ रहा है। यहाँ पे मैप के माध्यम से भी दिखाया गया है कि कुल जनसंख्या कितना है। ठीक है, आप इसको काउंट कर लीजिए, काइन दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। समझ में आ रहा है आप सभी को, जिसमें बिहार में जनसंख्या की जो दर है वो 8.07% है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है 16.17%। ठीक है, तो इस तरीके से जनसंख्या का वितरण हो रही है। कुल जनसंख्या में राज्यों की जो भागीदारी है, अगर सबसे कम की बात करें तो वो आपका जम्मू एंड कश्मीर के बाद यहाँ पे आता है उत्तरांचल। ठीक है, जो सबसे कम जनसंख्या की में वृद्धि करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बिहार की जनसंख्या को लेकर के, क्योंकि हम लोग बिहार बोर्ड पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि बिहार जनसंख्या और उसके विभिन्न अवयव। 2001 की जनगणना के अनुसार अगर बिहार की जनसंख्या की बात करें तो ये 8.28 करोड़ है, जो कि भारत के कुल जनसंख्या का 8.07% है। और आज तो जनसंख्या बिहार का भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ये आंकड़ा पार कर चुका है। इस प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद बिहार तीसरा बड़ा राज्य है। यानी फर्स्ट स्टेप पे जनसंख्या में बड़ा राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, सेकंड में महाराष्ट्र है, और थर्ड में आपका राज्य बिहार है। 1991 में बिहार अविभाजित था, तो उस समय इसकी जनसंख्या भारत के कुल जनसंख्या का 10% था, 10% से कुछ अधिक था, जो कि उत्तर प्रदेश के बाद बिहार देश का दूसरा बड़ा राज्य था। आपको पता होना चाहिए जब बिहार विभाजित नहीं हो चुका था तो ये जनसंख्या के मामले में दूसरा देश का बड़ा राज्य था,
और इसकी जो प्रतिशत थी वो 10% थी। लेकिन जैसे ही झारखंड राज्य बन जाने के उपरांत भारत का जो जनसंख्या वो विभाजित हो चुका और वो कुछ जनसंख्या झारखंड में चला गया, जिसके कारण बिहार में जनसंख्या की कमी हो गई। अगर बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो 1991 से 2001 तक की अवधि में ये 28.43% बढ़ी है, जो भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर से ये 21.34% अधिक है। अगर वही 1991 से 2001 के दशक में राज्य के जो 22 जिले हैं उनमें भी जनसंख्या की वृद्धि दर देखी गई और बिहार की जो औसत जनसंख्या वृद्धि दर रही वो 28.43% से भी अधिक रही। इसमें नए जिला शिवहर का स्थान सर्वप्रथम है, जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर 36.16% थी। दूसरी तरफ नालंदा की जो जनसंख्या वृद्धि थी ये 18.64% थी और सबसे जो कम था वो आपका यही नालंदा था। ठीक है, और 1981 से 91 के दशक में इसकी जो जनसंख्या की वृद्धि दर रही वो आपका 21.73% थी। अर्थात नालंदा जनसंख्या वृद्धि के दर और निश्चित तौर पर घटी है। कुछ यहाँ पे नीचे राज्य दिए गए हैं जिनके जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या है और सबसे कम जनसंख्या है। अगर बिहार की बात करें तो राज्य में आपकी सबसे ज्यादा जो जनसंख्या रही है वो आपका पटना का रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा पटना, और सबसे कम की बात करें तो यहाँ पे मधुबनी राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाला, और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम आपका रहा है शिवहर का जो 5,14,288 है। ठीक है, तो इन चीजों को आप देख सकते हैं किस तरीके से बढ़ा है जनसंख्या। सबसे बड़ा जनसंख्या में बात करें तो पटना ही जिला है। अगर पुनः बिहार में जनसंख्या वृद्धि के 5 सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्यों की बात करें तो इसमें शिवहर की सर्वाधिक जनसंख्या बढ़ी है और नालंदा की सबसे कम रही है 18.64। ठीक है, जो हमने ऊपर भी आपको बताया है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो जनसंख्या घनत्व है उसका मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या से। यानी कि जनसंख्या घनत्व किसे कहेंगे तो 1 किलोमीटर के अंदर जितने भी लोग निवास करते हैं उनकी संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या घनत्व रही है वो 880 प्रति वर्ग किलोमीटर रही है, यानी 1 किलोमीटर में 880 लोग रहते हैं। ठीक है, जबकि 1991 में यह 685 वर्ग किलोमीटर था जो 2001 में बढ़कर के 880 हो गया। बिहार राज्य के 5 सर्वाधिक घनत्व वाले जिलों की बात करें तो सबसे जो सर्वाधिक रहा है वो आपका पटना रहा है और ये पटना 1 किलोमीटर के अंदर 1471 व्यक्ति रहे हैं। अगर वही कैमूर की बात करें तो यहाँ पे सबसे कम रही है 1 किलोमीटर के अंदर 382 व्यक्ति। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब आइए हम लोग लिंगानुपात की बात कर लेते हैं कि लिंगानुपात किसे कहते हैं। जनरली लिंगा जो अनुपात होता है बच्चों वो स्त्री और पुरुषों के अनुपात को दर्शाता है। तो क्या होता है लिंगानुपात, आइए इनके बारे में भी चर्चा करते हैं। कहता है कि लिंगानुपात या स्त्री पुरुष अनुपात से तात्पर्य यह होता है कि 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कितनी है। यदि आप 1000 पुरुषों महिलाओं की संख्या में पुरुषों की संख्या को बताते हैं तो आप यहाँ पे लिंगानुपात बता रहे हैं। और भारत के साथ ही बिहार की जनसंख्या का यह विशेषता है कि यहाँ स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक है। यानी कहने का मतलब है कि बिहार में स्त्रियों की संख्या कम है और पुरुषों की संख्या ज्यादा है। अगर 2001 की जनगणना के अनुसार बात करें तो यहाँ पे 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या रही है वो 921 रही है, यानी 1000 पुरुष तो 921 महिला। और वही अगर यहाँ पे 1991 में बात करें तो यह संख्या 907 थी, जो ये 2001 में बढ़कर के 21 हो गई। बिहार में स्त्री पुरुष का जो अनुपात रहा है उसी के अनुसार भारत के भी स्त्री पुरुष अनुपात से कम रहा है। यानी बिहार में जनसंख्या में जो स्त्री पुरुष का अनुपात देखें तो वो भारत के जनसंख्या के स्त्री पुरुष अनुपात से भी कम है। अब यहाँ पे आइए जान लेते हैं कि सबसे ज्यादा कौन से जिला में स्त्री पुरुष का अनुपात ज्यादा है। तो अगर हम लोग सिवान की बात करें
तो सिवान में बहुत ज्यादा लिंगानुपात है, 1033 महिला पर, ठीक है, 1033 यहाँ पे महिला दिखाए गए हैं, ठीक है। अगर वही पटना की बात करें तो यहाँ पे स्त्री पुरुष के अनुपात कम है, यहाँ पे 873 है, ठीक है। सबसे ज्यादा आपका सिवान में है, सबसे कम आपका पटना में है, ठीक है। बाकी सब घटते, इधर यहाँ पे जा रहा है घटते क्रम में, और यहाँ पे आपका बढ़ते क्रम में जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज को आप देख लिए। अब आइए अपने घर के सदस्य को बताते हैं इसके बारे में। तो आप सभी का वो काम है। अब चलिए हम लोग बिहार में साक्षरता दर को पढ़ते समझते, साक्षरता क्या है बिहार की। तो कहता है कि कोई व्यक्ति किसी भाषा को समझने के साथ साथ उस भाषा को लिखना पढ़ना जानता हो तो ऐसे व्यक्ति को साक्षर कहते हैं। और इस चीज को आपको नोट करना है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भाषा को समझने के साथ साथ उस भाषा को लिखना भी जानता है, पढ़ना भी जानता है, तो ऐसे व्यक्ति को साक्षर कहते हैं। अगर 2001 की जनगणना के अनुसार देखें तो बिहार के कुल साक्षरों की संख्या जो रही है वो इस तरीके से रही, आप काउंट कर सकते हैं। तो चलिए काउंट कर लेते हैं, काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 31,67,05,607 रही है। इसमें कुल साक्षरों की संख्या है। अगर पुरुष की बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से, और महिलाओं की संख्या यहाँ पे इस तरीके से, जो पुरुषों की तुलना में केवल एक महिला है, यानी 2 पुरुष पर 1 महिला पढ़ी लिखी है, ठीक है। 2 पुरुष पर 1 महिला पढ़ी लिखी है, ये जनगणना 2001 का बताता है। अगर बिहार में शिक्षा में साक्षरता दर, बिहार में 2001 में साक्षरता दर कितनी थी, तो 47.53 थी। ध्यान रखना आपको एक क्वेश्चन, ये यहाँ पे आपको लिख लेना है। पूछ लिया जाएगा कि 2001 में बिहार में साक्षरता दर का प्रतिशत कितना था, तो आपको याद होना चाहिए 47.53% था। जबकि अगर 1991 में बात करें तो उस समय साक्षरता दर और भी कम था, उस समय 47.49 था। इसमें आपका 10% की वृद्धि हुई 2001 में। पिछले कुछ दशक में बिहार की साक्षरता दर मोटे तौर पर 10% की वृद्धि हुई है। फिर भी भारत के साक्षरता दर से बात करें तो ये बहुत कम है, और भारत की जो साक्षरता दर है वो आपका 65.38 है। इसको भी आपको नोट करना है कि भारत का साक्षरता दर 2001 में कितना था, तो ये आपका 65.38 था, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको कुछ राज्य के नाम दिए गए हैं जहाँ पे साक्षर दर की सर्वाधिक साक्षर दर कहाँ है और सबसे कम कहाँ है। तो सर्वाधिक जो साक्षर दर है आपका ये पटना बिहार के राजधानी में रहा है, और सबसे कम आपका किशनगंज जिला में रहा है जो 31.02% है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बिहार के राज्यों की। अब यहाँ पे कुछ जनसंख्या की बात करी गई है, कुछ ग्रामीण जनसंख्या रह रही है, कुछ शहरी जनसंख्या रह रही है। तो आइए जानते हैं कि शहरी जनसंख्या क्या होती है, शहरीकरण कैसे होता है, और ग्रामीण के जो क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या है उनका क्या हाल है। तो अगर हम बात करें किसी भी राज्य के शहरीकरण की प्रक्रिया उसके विकास की गति को बताती है। यदि आपके राज्य में विकास शहरीकरण ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब समझिए कि वहां पे विकास की गति बहुत ज्यादा है। शहरीकरण से आर्थिक विकास पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है, यानी शहरीकरण एवं विकास दोनों का घनिष्ठ संबंध है। जिस राज्य का शहरीकरण जितना अधिक होगा वह राज्य विकास के क्षेत्र में उतना ही अग्रणी होगा। आप इस चीज को नोट कर लेंगे कि जिस राज्य का शहरीकरण जितना अधिक होगा, यानी वो शहर में बदलता जाएगा, वो राज्य विकास के क्षेत्र में उतना ही आगे होगा। बिहार में शहरीकरण की स्थिति बहुत काफी नाजुक है। बिहार के जिन जिलों का शहरीकरण हुआ है उनमें पटना है, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, छपरा, गया एवं वैशाली। मात्र बिहार में इतने जिलों की क्या हुई है, शहरीकरण हुई है। जब औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्रों का विकास होता है तो शहरीकरण स्वतः जन्म ले लेती है। यानी कहने का इसका मतलब है कि जब आप व्यापार बैठाएंगे, उद्योग आप स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे शहर बनना आम बात है। बिहार के कुछ जिलों का शहरीकरण सेवाओं और शिक्षा के विस्तार के कारण हुआ है, और वो आपका शहरीकरण ज्यादातर जो शिक्षाओं में हुआ है वो आपका पटना जिला का हुआ है, ठीक है। ये पटना जिला आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन ऐसा बिहार में जिला है जिनकी शहरीकरण सेवाओं एवं शिक्षा के विस्तार के कारण हुआ है। ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो ऑप्शन में आपको टिक लगाना है पटना।
अब चलिए वर्तमान में बिहार में ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का अनुपात बात करें तो ये 89:11 है और ये आपको 2001 के जनगणना के अनुसार है। अब बिहार में जनसंख्या वृद्धि के कई कारण हैं। अब आइए उन सभी कारण को समझते हैं। कहता है कि बिहार में अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण को निम्न स्टेप से समझ सकते हैं, जिनमें आप देख सकते हैं गर्म जलवायु, संयुक्त परिवार प्रथा, बाल विवाह, अशिक्षा, गरीबी, परंपरागत मान्यताएं, फिर उसके बाद परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता का अभाव तथा अन्य कारण। यदि इन सभी कारणों को निपटारा कर दिया जाए तो बिहार में जो जनसंख्या का वृद्धि है उसे रोका जा सकता है। संयुक्त परिवार प्रथा क्या होता है, बाल विवाह क्या होता है, इन चीजों को अब चलिए स्टेप से समझते हैं और वैसे भी आप जानते भी होंगे। संयुक्त परिवार करने का मतलब हम लोग समझते हैं कि अपने परिवार की बंटवारा ना करें, तो ऐसे जो परिवार होंगे उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। बाल विवाह की बात करें तो ये बचपन में शादी कर देने वाली एक प्रथा है, तो इस चीज को बाल विवाह कहते हैं, जिसके खिलाफ आज की सरकार सख्त कानूनन अपराध घोषित कर दिया है। अब चलिए बिहार के राज्य में अत्यधिक जो रूप से बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपाय हैं उनको देख लेते हैं। यदि हम इनको तीव्र आर्थिक विकास कर दें, परिवार नियोजन की सारी चीजों को समझा दें, धन और आय का समान तथा न्यायपूर्वक वितरण कर दें, आत्म संयम की बात समझा दें, शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करा दें, साथ में उनको जागरूक बना दें कि आप जनसंख्या को ज़्यादा नहीं बढ़ाइए और इसके पीछे का रीजन आप अपनी समस्या को देखिए। अगर ये सारी चीज़ों को किया जा सकता है, सरकारी प्रयास किए जा सकते हैं, तो जो बिहार में बढ़ती जनसंख्या उसको नियंत्रित किया जा सकता है। अब आइए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की बात को कुछ समझते हैं कि इन्होंने क्या दिया है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कहता है कि भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 से 2002 तक चली, उसमें यह स्वीकार किया गया कि दीर्घकालीन विकास तथा जनसंख्या में घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, दीर्घकालीन विकास और जनसंख्या में क्या है, घनिष्ठ संबंध है, और विकास की क्रिया बनाए रखने के लिए जनसंख्या को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। इसी उद्देश्य से 15 फरवरी 2000 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की। आप ये पूरे पॉइंट को नोट करेंगे। 15 फरवरी 2000 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की। इस नीति में समान वितरण के साथ साथ दीर्घकालीन विकास के लिए जनसंख्या स्थिरीकरण का मौलिक आवश्यकता माना गया है। तो इन चीजों को आप न ध्यान रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसकी शुरुआत को, स्थापना को ध्यान में रखिए। कहता है कि इस नीति के अंतर्गत क्या देखा गया कि जो तत्कालीन तथा मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन जो उद्देश्य है, तत्कालीन उद्देश्य के तहत गर्भ निरोध की आपूर्ति तत्कालीन जरूरतों को पूरा किया जाए। यानी कहने का मतलब है कि जो गर्भ निरोधक की जो परंपरा, गर्भ निरोधक की जो जानकारी है वो हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए और उनके जरूरत को आप पूरा कीजिए कि गर्भ निरोध को आपूर्ति करने के लिए क्या क्या आप कर सकते हैं। मूलभूत पूर्ण जन्म एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य संरचना, स्वास्थ्य सेवकों तथा समन्वित वितरण प्रणाली की व्यवस्था करना मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अगर मध्यकालीन उद्देश्य की बात करें तो इसके अंतर्गत कुल प्रजनन दर को 2010 तक प्रतिस्थापन स्तर पर लाना है। यानी इन तीनों का क्या क्या रहा है, तो तत्कालीन का मतलब यहाँ पे समझा दिए। अब यहाँ पे मध्यकालीन उद्देश्य भी समझ लिए कि 2010 तक प्रतिस्थापन स्तर पर लाना है। अगर उसी प्रकार अगर हम दीर्घकालीन उद्देश्य की बात करें तो 2045 तक जनसंख्या को उस स्तर पर स्थिर बनाना है जो दीर्घकालीन विकास की जरूरतों, सामाजिक विकास तथा पर्यावरण सुरक्षा के अनुरूप माना गया है। 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति ने मुख्यतः निम्नलिखित उपायों की चर्चा की है। ये इसमें बताया है कि शिशु मृत्यु दर प्रति 30,000 बच्चों के नीचे लाना है। मृत्यु दर को प्रति लाख 100 से नीचे लाना है। सार्वजनिक प्रतिरोध करना है। प्रशिक्षित लोगों द्वारा अच्छे अस्पतालों में 80% प्रसव करवाना है। एड्स के प्रति लोगों की जागरूकता करना तथा इसे रोकने का उपाय बताना है। 2 बच्चों के परिवार को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देना है। सुरक्षित गर्भपात के लिए सुविधाओं में वृद्धि करना है।
बाल विवाह को रोकने के कानून को सख्ती से पालन करना है, लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 20 साल या इससे अधिक करना है, जो औरतें 21 वर्ष की आयु के बाद शादी करें और 2 बच्चों के बाद अनुवर्णीय करा ले उसके लिए विशेष पुरस्कार की व्यवस्था करना है। तो ये सभी जो सरकार है या जनसंख्या नीति है इसमें ये सारे चीज की बात करी गई है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले वैसे लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था कराना जो 2 बच्चों के बाद अनुवर्णीय करा ले। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर नजर रखने के लिए गठन करना। इस नीति में 2012 तक जनसंख्या को 11 मिलियन तक सीमित रखने के लिए 10 वर्षों के लिए एक्शन प्लान की चर्चा की गई है, जिसमें निम्नलिखित बातें हैं। अब निम्नलिखित बातों में देखिए कहता है कि ग्राम पंचायत स्तर जो है उस पे स्वयंसेवी वर्ग बनाए जिसमें मुख्यतः गृहिणियों होंगी जो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा पंचायतों से संपर्क रखेंगी। उनको प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी जो अनिवार्य रूप से निःशुल्क होंगी। जन्म एवं मृत्यु के साथ साथ विवाह एवं गर्भाधान का भी रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करना होगा। इस नीति के द्वारा 2045 तक सरकार ने जनसंख्या को स्थिर कर देने की आशा करती है, लेकिन इस नीति की आलोचना में यह कहा जाता है कि सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण का सारा बोझ औरतों पर ही डाल दिया है और मर्दों को स्वतंत्र छोड़ दिया है। 2 बच्चों के बाद अनुवर्णीय के लिए औरतों के साथ साथ मर्दों का भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण का बोझ औरतों और मर्दों पर बराबर करनी चाहिए। अब यहाँ पे कहता है कि राज्य में गाडविल फार्मूला के अंतर्गत राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को अपनाने की सिफारिश की गई है। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे कि राज्य में किसके फार्मूला के अंतर्गत, तो गाडविल फार्मूला के अंतर्गत। इस फार्मूला के तहत केंद्र सरकार द्वारा अर्जित आय में राज्यों को उचित हिस्सा मिले इसकी पुष्टि की गई है, अर्थात जिस राज्य की जनसंख्या कम होगी उस राज्य के लोगों को प्रति व्यक्ति केंद्रीय आय में हिस्सा भी अधिक होगी। विशेषकर बिहार जैसे घनी आबादी वाले राज्यों के लिए जनसंख्या नियंत्रित करना निहायत ही जरूरी है। यदि ऐसा नहीं होगा तो बिहार के प्रति व्यक्ति के आय में निरंतर कमी होगी और साथ ही गरीबी और बेरोजगारी जैसे समस्या झेलने होंगे। यानी कुल टोटल पॉइंट देखिए तो हम यहाँ पे जनसंख्या जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है इसमें यह बात करी गई है कि आप जनसंख्या को बढ़ने से रोके, आप जनसंख्या को सीमित स्तर तक बढ़ाएं, ज्यादा नहीं बढ़ाएं। अब यहाँ पे ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। यहाँ पे कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, आप क्वेश्चंस में देख सकते हैं। कहता है कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, भोजन और वस्त्र, मकान, शिक्षा। तो अभी हमने आपको बताया था कि भोजन, कपड़ा, रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य भी जरूरी है। तो ऑप्शन घ बिल्कुल सही होगा। कहता है कि निम्न में कौन मानवीय पूंजी नहीं है। ये भी चीज आपको हम बता चुके हैं कि मानवीय पूंजी कौन नहीं है। क्या स्वास्थ्य नहीं है, क्या प्रशिक्षण नहीं है, अकुशलता नहीं है या प्रबंधन नहीं है। तो हम इन चारों ऑप्शंस में आपको बताए थे कि मानवीय पूंजी के अंतर्गत कौन कौन आएगा। यदि आप वीडियो देखे होंगे पूरा शुरू से लेकर अंत तक तब आप इसका आंसर कर पाए होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं और अगर आप लोगों से नहीं बनता है तो इसके लिए हम इस वीडियो के लिंक में कुछ प्लेलिस्ट का दे देंगे जो आंसर क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।